हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरिस्टर के बारे में कि वेरिस्टर होता है क्या, वेरिस्टर कैसे काम करता है, वेरिस्टर का एप्लीकेशन क्या है, वेरिस्टर हमेशा फ्यूज के बाद क्यों यूज करते हैं, अगर कोई वेरिस्टर मेरे पास है तो खराब हो गया सही हो गया, उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकली पूरा देखने वाले हैं कि वेरिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आपके घर में जो सप्लाई आती है बेसिकली 230 वोल्ट 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज होती है। ठीक है, और हमारे इस वोल्ट पे हमारे जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स लोड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओवन वगैरह होते हैं, ये सारे ऑपरेट होते हैं। अब क्या होता है कि जब गलती से जो बाहर से स्पाइक्स वगैरह आ जाती हैं, मतलब जिसकी वोल्टेज काफी ज्यादा होती है, 450 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट की, अगर वोल्टेज स्पाइक्स हमारे पीछे से एसी सप्लाई में आ जाती है तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस स्पाइक्स वगैरह से हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेरिस्टर के बारे में कि वेरिस्टर होता है क्या है, बेसिकली क्यों नीड पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। तो जब भी बारिश के मौसम में लाइटनिंग वगैरह होती है तो क्या होता है कि इस लाइटनिंग की वजह से ना आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इस पे स्पाइक्स आ जाते हैं। जो हमारे घरों में सप्लाई आता है बेसिकली आपको ऐसे वेवफॉर्म देखने को मिलता है जिसकी 220 या 230 वोल्ट जो सप्लाई होती है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये सप्लाई हमारे घर में आती है, लेकिन लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो आपको जो सिग्नल दिख रहा है इसमें क्या होता है, ये स्पाइक्स आ जाती है, और ये जो स्पाइक्स होती है इसकी वोल्टेज काफी ज्यादा होती है, मतलब 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस चीज को हमें अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन स्पाइक्स से हम क्या करते हैं, वेरिस्टर का यूज करते हैं। उस केस में हम वेरिस्टर का यूज करते हैं। अब ये जो स्पाइक्स होती है इसके जनरेट होने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये लाइटनिंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन की मैं बात करता हूँ, जब भी आप हेवी लोड्स ऑपरेट करवाते हो तो स्विच ऑन ऑफ करते हो ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्पाइक्स वगैरह उसमें भी जनरेट होता है। ठीक है, और तीसरा अब अगर मैं बात करता हूँ, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हो जिसमें आप ले सकते हो रिले, ले सकते हो ट्रांजिस्टर, ले सकते हो मॉसफेट, ले सकते हो, तो उस केस में भी क्या होता है जब आप स्विचिंग कराते हो ना, तो स्विचिंग कराने से भी आपको सर्ज वोल्टेज देखने को मिलता है, जैसे वेरिस्टर जो होता है डीसी वोल्टेज में भी आता है, एसी वोल्टेज में भी आता है। तो उस केस में भी हम वेरिस्टर का यूज करते हैं जब हम स्विचिंग कराते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तब हमें ये जो सर्ज देखने को मिलता है। तो इन्हीं सर्ज से हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है ना वेरिस्टर का यूज करते हैं। तो थोड़ा वेरिस्टर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि वेरिस्टर काम कैसे करता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो वेरिस्टर होता है ना, बेसिकली ये नॉर्मली जो मेरा वेरिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, मतलब एक तो कंटिन्यूअस वोल्टेज, ये कितना कंटिन्यूअस वोल्ट आराम से ये झेल सकता है, मतलब कोई इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 220 वोल्ट 230 वोल्ट तक ये आराम से ये जो बैरिस्टर है काम करेगा। मतलब अगर 220 230 वोल्ट तक ही रहेगा तो इसमें करंट जो है ना यहाँ सर्किट में पास होगा। ठीक, और 220 या 230 वोल्ट हमें इस सर्किट को मिलेगा। ठीक, अब उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना इसकी वैल्यू हाई होगी, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पास से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे एक फ्यूज लगा रहता है, हमेशा फ्यूज के साथ ही आपको वेरिस्टर देखने को मिलता है। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या होता है कि इसका जो है ना दूसरा पैरामीटर जो होता है इसका होता है क्लैंपिंग वोल्टेज। क्लैंपिंग वोल्टेज, तो क्लैंपिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे जो हमारा वेरिस्टर है ना क्लैंप हो जाता है। मान लो इसका क्लैंपिंग वोल्टेज मुझे दिया है 250 वोल्ट। ठीक है, तो 250 वोल्ट क्लैंपिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर मुझे पीछे से स्पाइक्स अगर 500 वोल्ट की आ रही है, यहाँ से मुझे पीछे से स्पाइक 500 वोल्ट की आ रही है, तो उस 500 वोल्ट पे क्या होगा कि ये जो है ना क्लैंप कर जाएगा। मतलब ये जो आपको सर्किट को जो आउटपुट दिखेगा वो 250 वोल्ट ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लैंप कर जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इसके थ्रू डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि जब ये स्पाइक जब इससे वोल्टेज ज्यादा आएगी, क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा आएगी, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, आर की वैल्यू आफ्टर क्लैंपिंग, इसकी जो वैल्यू होती है मिली ओम में हो जाती है। ठीक है, मिली ओम में होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक बिहेव करता है और सारा का सारा करंट इस रूट के थ्रू फ्लो कर जाता है। जब भी इसके क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पास होता है तो इससे ये करंट फ्लो करने लगता है, इस रूट को ये फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम करंट होता है इससे पास हो जाता है और सारी एनर्जी इसके थ्रू डिसिपेट हो जाती है। जब भी आप डेटा शीट देखोगे उसमें दिया रहता है कितना मैक्सिमम एनर्जी ये डिसिपेट करेगा, क्या इसका क्लाइंपिंग वोल्टेज होगा, कितना कंटिन्यूअस ये वोल्टेज फ्लो मतलब वोल्टेज फ्लो कर सकता है, तो उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो सारी चीजें ये मेंशन की रहती है। ठीक है,
अब क्या होता है कि हर एक जो क्लैंपिंग वोल्टेज होता है, मान लो इसका क्लैंपिंग वोल्टेज 250 वोल्ट दिया है, तो उस टाइम पे इसका करंट दिया रहता है 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी, तो ये मैक्सिमम उतना एम्पियर करंट फ्लो करवा सकता है। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उस केस में हमारा फ्यूज का रोल आ जाता है। अगर मान लो 5 एम्पियर का 7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम फ्यूज का सिलेक्शन वैसे ही करते हैं कि उससे ज़्यादा अगर करंट जाएगी तो ये फ्यूज जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा। ये फ्यूज का काम ही क्या है, तो एक्स्ट्रा करंट जाएगा, तो ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम इस फ्यूज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओवर करंट के लिए हम यहाँ पे फ्यूज का यूज करते हैं, ओवर स्पाइक वगैरह ओवर वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इस वेरिस्टर का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या पता है कि करंट बहुत ज्यादा आ रही है, जो यहाँ से स्पाइक वगैरह आती है 8/20 माइक्रो सेकेंड तक, मतलब जो भी स्पाइक आती है, करंट जो आता है कुछ टाइम के लिए आता है, लाइक टीजो होता है बहुत कम टाइम 8 माइक्रो सेकेंड के लिए राइजिंग होता है, 20 माइक्रो सेकेंड के लिए डिकेइंग होता है। तो इस फॉर्म में हमें सर्ज देखने को मिलता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्यूज का रोल होता है, क्योंकि ये फ्यूज ब्रेक हो जाता है तो हमारी सर्किट जो होती है आगे उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस वे में ये जो है ना वेरिस्टर काम करता है। ठीक है, अब वेरिस्टर जो होता है मोस्टली जो यूज में आता है उसको एमओवी कहते हैं। ठीक है, तो वेरिस्टर को एमओवी भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली एमओवी यूज किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इसका नाम जो होता है ना वीडीआर भी कहते हैं इसको। वीडीआर क्यों कहते हैं अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, राइट, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। व्हाई दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर? बिकॉज द रेजिस्टेंस वैल्यू इज टोटली डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, राइट। सो अगर मैं थोड़ा सा डेटा शीट को आपको दिखाता हूँ तो इसमें जो मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको इसकी डेटा शीट को अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सीरीज के ये वेरिस्टर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस आरएमएस वैल्यू लिखा है, एक वीडीसी वोल्टेज लिखा है। ठीक, तो कंटिन्यूस कितने वोल्टेज तक ये आराम से ऑपरेट करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा वेरिस्टर के थ्रू, एमओवी के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ और मेंशन किया है, एनर्जी टू एनर्जी यहाँ पे मेंशन किया, पीक करंट कितना ये पीक करंट झेल सकता है। तो ये चीज़ लिखा है आपको कि मैक्सिमम 11 वॉट तक 11 जूल तक ये एनर्जी मतलब अपने थ्रू डिसिपेट कर सकता है। अगर ये जो पीक करंट है इसमें देख सकते हो 8/20 माइक्रो सेकेंड है, तो उसके लिए 1200 एम्पियर तक ये झेल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस कितने मतलब यहाँ से करंट फ्लो करवा सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम क्लैंपिंग वोल्टेज। ठीक है, तो 390 वोल्टेज का क्लैंपिंग वोल्टेज है और 10 एम्पियर करंट मैक्सिमम उस टाइम पे फ्लो कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ बेसिकली क्लैंपिंग वोल्टेज होगी, कंटिन्यूस वोल्टेज होगा, और ये जो एनर्जी कितना ये डिसिपेट कर सकता है जब पीक आएगा। ये बेसिकली आपको डेटा शीट में मेंशन किया जाता है। जो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कोई वेरिस्टर सेलेक्ट कर रहे हो, तो इन सारे पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब वोल्टेज डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो बेसिकली वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्लैंपिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। नॉर्मल कंटिन्यूस वोल्टेज चलेगा तो आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। उस टाइम पे करंट की वैल्यू जो है ना, आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और जब इसमें जो क्लैंपिंग वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज आप दे देते हो तो आर की वैल्यू जो होती है मिली ओम हो जाता है, करंट जो होता है आई जो होता है ना मैक्सिमम फ्लो करता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब होता है। ठीक है, ये फेज और न्यूट्रल के बीच में हम वेरिस्टर का यूज़ करते हैं, और इसमें सीरीज में हम फ्यूज का यूज़ करते हैं ताकि हमारी सर्किट जो प्रोटेक्टर है, तो हमेशा फ्यूज के साथ ही आपको ये सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करता हूँ, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करिए। आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि 250 वोल्ट तक पहले इसमें क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में वोल्टेज वर्सेस एक करंट का ग्राफ है, तो 250 से पहले कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे 250 वोल्ट आता है मतलब इसका ये क्लैंपिंग वोल्टेज है, इतना ही वोल्टेज आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अपने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब ये 250 वोल्ट पे आता है उस टाइम पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। मतलब ये एक मिली ओम रजिस्टर की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट जिसको बोल सकते हो, क्योंकि बहुत कम होता है। ठीक, तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो ये हो गया बेसिकली क्लैंपिंग वोल्टेज। तो इसीलिए हमारी जो सर्किट होती है ना प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें जो है ना स्पाइक्स वगैरह से हमारी जो सर्किट है वो सेफ हो जाती है। तो इसलिए हम वेरिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ, कुछ आपको कर्व दिखाता हूँ रेजिस्टेंस और बेसिकली वोल्टेज के बीच में। पिछला वाला जो था वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको वोल्टेज बढ़ता है ना, जैसे वोल्टेज की स्पाइक वगैरह बढ़ती है, ठीक है, क्लैंपिंग वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। एक तरीके से मिली ओम में रहता है, ठीक है। और जब से वोल्टेज कम रहता है, कंटिन्यूस आप वोल्टेज दे रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे देख सकते हो टेंस टू इनफाइनाइट की तरह हो रही है। तो ये बेसिकली सिंपल सा ग्राफ है, आपको ज़्यादा ध्यान तो देना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो एमओबी यूज़ किया जाता है वेरिस्टर, वो बेसिकली मोस्टली यूज होता है एमओबी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो मेटल्स के बीच में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड की जो है ना, इसमें आपको ग्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। तो जिंक ऑक्साइड बेसिकली इसके मेटल के क्रॉस दो मेटल्स के बीच में रखा जाता है, ताकि एक ये वेरिस्टर की तरह काम करता है, ठीक। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया, आपको थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ सिंबल्स की बात करता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो यूज़ किया जाता है। तो जो ब्लॉक डायग्राम वगैरह देखने को मिलेगा ना, ये सिंबल्स यूज़ किया जाता है। अब दो स्टैंडर्ड फॉलो करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब भी आप बात करते हो तो दो ये स्टैंडर्ड्स होता है, एक IEC होता है, एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो IEEE स्टैंडर्ड जो होता है, इसका ये सिंबल होता है, ये जो रजिस्टर के ऊपर आप देख सकते हो जेड टाइप का सिंबल बना है, ये होता है बेसिकली। और ये जो IEC स्टैंडर्ड होता है, इसकी सिंबल ये होता है, ठीक। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखना, जब भी स्कीमेटिक वगैरह डिजाइन करते हो तो ऐसे सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके मैं कुछ एप्लीकेशन की बात करूँ, तो एक तो एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे हम एक फ्यूज़ लगा के इसमें एमओबी का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह हो तो इसको आसानी से प्रोटेक्ट कर सके, जो भी वोल्टेज स्पाइक वगैरह पीछे से आती है। तो इस पर्पज़ में हम वेरिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा पर्पज़ अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा कोई ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, उसकी स्विचिंग करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से गेट ड्राइवर IC या फिर बेस पे हम कुछ ड्राइवर लगा के इसकी स्विचिंग करा रहे हैं, ठीक है। जब भी हम स्विचिंग कराते हैं तो करंट क्या होता है कि सडन बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो करंट सडन चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा इंडक्टर का बिहेवियर है, ये करंट को सडन चेंज नहीं होने देता है। मतलब जो करंट रहेगा वही बना के रखूंगा, इसका ये पर्पज़ होता है। लेकिन करंट सडन चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें बैक EMF जनरेट होती है, बैक EMF बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक बेसिकली स्पाइक की तरह ही होता है। तो वो जो स्पाइक होती है हमारे ट्रांजिस्टर को खराब कर सकती है। उस केस में हम क्या करते हैं कि एमओबी का यूज़ करते हैं पैरेलल में, ताकि हमारा जो स्पाइक वगैरह है ना, इसको एक शॉर्ट पाथ मिल जाए और यहाँ से करंट फ्लो करे, करंट यहाँ से फ्लो करे और यहाँ से पास होकर ग्राउंड हो जाए, ठीक है। तो ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सेफ रहे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेम चीज़ रिले के केस में। तो रिले में क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स क्या होता है कि जब भी आप AC या DC जो भी पास करवा रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप स्विचिंग कराते हैं, कॉन्टैक्ट जब स्विच करता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट जब मूव करता है, मैकेनिकली मूव करता है, तो उसमें भी क्या होता है कि बाउंसिंग्स होती हैं, मतलब बाउंसिंग मतलब स्पाइक्स उसमें भी जनरेट होता है। तो वो जो स्पाइक होती है ये हमारे रिले को ख़राब कर सकती है, ठीक। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एमओबी यूज़ करते हैं पैरेलल में, ताकि हमारा जो ये रिले है वो डैमेज ना हो। और हमारी मोटर जो होती है ना, बेसिकली मोटर जो हैवी लोड्स होते हैं, तो मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए जब ऑन ऑफ करते हो तो उस टाइम पे भी स्पाइक आती है, तो उस चीज़ से भी सेव करने के लिए हम एमओबी का यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशंस हो गए एमओबी के बारे में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा जो वेरिस्टर होता है ना, बेसिकली हमेशा फ्यूज़ के बाद ही यूज़ किया जाता है। और ये आपको जो भी PCBs बोर्ड वगैरह देखने को मिलती हैं, ऐसे वेरिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो वेरिस्टर ये लगे हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में लगे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो फ्यूज़ है 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रखा है, यहाँ पे वेरिस्टर है, तो इसका कुछ क्लैंपिंग वोल्टेज होता है और 3 एम्पियर से ज़्यादा मैक्सिमम करंट अगर फ्लो करता है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ बनने के बाद अगर 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये मेरा फ्यूज़ जो है ना डैमेज हो जाएगा। ये डैमेज हो जाएगा तो ये पाथ ही ब्रेक कर देगा, हमारी जो सर्किट है आगे की वो बिल्कुल सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली रीज़न होता है, ये जो होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ का। और एमओबी का क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम एमओबी का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ों का कम्बिनेशन हमेशा सर्किट को सेफ रखती है। तो कोई भी सर्किट डिजाइन करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कोई भी मेरे पास वेरिस्टर है, ठीक है, तो उसकी अगर मुझे टेस्टिंग करनी है कि वेरिस्टर सही है ख़राब है, उसके लिए क्या करना है कि आपको सिंपल सा अपना जो पॉइंटर है मल्टीमीटर का, उसको घुमा के आपको ले आओ ओम वाले मीटर पे, ठीक है, ओम वाले सिंबल पे। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो इसमें वैल्यू डिस्प्ले होगी ना, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी। मैंने जब बताया कि कंटिन्यूस वोल्टेज नॉर्मली चेक करोगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई होगी।
अगर दूसरा तरीका आप देखोगे तो अगर कोई सर्किट में आपने बैरिस्टर लगा रखा है तो उसके एक क्लास आप वोल्टेज ड्रॉप चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा बैरिस्टर सही है या खराब है। तो सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर लो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने चाहिए जब भी आप कोई बैरिस्टर सेलेक्ट कर रहे हो, जिसे हम बैरिस्टर स्पेसिफिकेशंस भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज, मतलब कितना मैक्सिमम डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज तक आप कंटिन्यूसली अप्लाई करोगे कि मेरा जो बैरिस्टर है वो एक हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहे, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान देना होगा, ठीक है। अब बैरिस्टर वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैरिस्टर विद ए स्पेसिफाइड डीसी मेजरिंग करंट अप्लाइड, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। क्लैंपिंग वोल्टेज क्या है, ठीक है। अगर मान लो कि आप कोई ऐसी सर्किट यूज़ कर रहे हैं जिसपे आपको कि आगे की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है 220 230 पे चलने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको उसके वैसा बैरिस्टर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि ताकि हमको 220 या 230 वोल्ट ही मिले स्पाइक जनरेट होने के बाद, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू द बैरिस्टर, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है बैरिस्टर के थ्रू ताकि हमारा बैरिस्टर खराब ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उससे तो हमारा जो बैरिस्टर होगा वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले रहे और हमारा आगे की जो सर्किट्स हैं वो खराब ना हो। नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम कितना एनर्जी ये डिसिपेट कर सकता है जब भी हमारा कोई सर्ज वगैरह आता है, तो ये मैक्सिमम कितनी एनर्जी को डिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। 8/20 माइक्रोसेकेंड का जो सर्ज आता है वो कितना ये मैक्सिमम एनर्जी जो है ये डिसिपेट कर पाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होता है। कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस भी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेजर्ड व्हेन द वोल्टेज इज लेस देन द बैरिस्टर वोल्टेज, ये तब मेजर करते हैं जब वोल्टेज जो होती है बैरिस्टर वोल्टेज से कम होती है। तो ये सारा डिटेलिंग हो गया दोस्तों बैरिस्टर, जिसे एमओबी जिसे वीडीआर भी कहते हैं। तो ये पूरी वीडियो मैंने आपको कवर कर दी ताकि पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन जरूर से हिट कर देना, ऐसे मजेदार वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।